फिल्म की शुरुआत मशहूर साइंस फिक्शन राइटर आर्थर सी क्लार्क की एक लाइन से होती है। इस प्लेनेट को अर्थ कहना कितना अजीब है, जबकि इसका ज्यादातर हिस्सा ओशन है। और आगे की कहानी को देखते हुए यह लाइन सिर्फ एक कोट नहीं, बल्कि पूरी फिल्म के कंसेप्ट की तरफ इशारा करती हुई नजर आती है। इसके बाद हम जेसन नाम के एक आदमी को समुद्र के किनारे फिशिंग करते हुए देखते हैं। जेसन एक छोटी सी मछली पकड़ता है, लेकिन उसे वापस पानी में छोड़ देता है। उसी वक्त उसकी नजर दूर आसमान पर जाती है, जहां काले बादल तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। मौसम अचानक खराब होने लगता है और जेसन समझ जाता है कि तेज बारिश आने वाली है। वह तुरंत अपनी कार में बैठता है और घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में रेडियो पर भी आने वाले तूफान और बारिश को लेकर खबरें चल रही होती हैं। इसी दौरान एक लड़की की आवाज नैरेशन के रूप में सुनाई देती है। वह बताती है कि जिस दिन बारिश शुरू हुई उस दिन भी बाकी दिनों की तरह लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। हर कोई अपने काम में लगा हुआ था। लोग एक दूसरे के आसपास रहते जरूर थे, लेकिन अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही समय बाद एक ऐसी घटना होने वाली है जो इन सभी लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। क्योंकि जिस दिन वह बारिश आई, उसी दिन इंसानों को एहसास हुआ कि इस दुनिया में वे अकेले नहीं हैं। जेसन भी इसी दौरान अपने सबरबन नेबरहुड में पहुंच जाता है। बारिश को देखते हुए आसपास के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के अंदर जाने लगते हैं। जेसन अपनी कार घर के बाहर पार्क करता है और अंदर चला जाता है। घर के अंदर पहुंचते ही उसे कुछ रिजेक्शन लेटर्स दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर साफ पता चलता है कि जेसन काफी समय से परेशान चल रहा है। असल में जेसन एक इंजीनियर है, लेकिन फिलहाल उसके पास नौकरी नहीं है। वह लगातार जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा है, मगर उसे कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। पैसों की इसी परेशानी की वजह से वह अपने घर की मरम्मत तक नहीं करवा पा रहा है। घर काफी पुराना हो चुका है और जगह जगह दरारें भी दिखाई देने लगी हैं। इसके बावजूद जेसन अपने चेहरे पर मुस्कान लाता है और अपने बूढ़े डॉग कैसिडी के पास जाता है। कैसिडी को घर में प्यार से कैस भी कहा जाता है। जेसन अपने इस पुराने साथी से बेहद प्यार करता है। वह उसके साथ कुछ वक्त खेलता है और फिर ऊपर चला जाता है। ऊपर जेसन की पत्नी एन सो रही होती है। जेसन उसे जगाता है और उसके लिए डोनट्स लेकर आया होता है। तभी उनके बच्चे ग्रेहम और रूथ भी वहां पहुंच जाते हैं। कुछ देर के लिए पूरा परिवार साथ बैठकर खुश नजर आता है, लेकिन उनकी यह छोटी सी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। नाश्ता करते समय अचानक घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का नेटवर्क कनेक्शन बंद हो जाता है। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद इलाके में नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हुई है, लेकिन एन इस सिचुएशन को लेकर पहले से परेशान रहती है और एक बार फिर घर बदलने की बात करती है। उसका कहना था कि इस पुराने और टूटे हुए घर में रहना अब सुरक्षित नहीं है। घर की दीवारों में दरारें आ चुकी थीं और सबसे ज्यादा चिंता की बात उनकी चिमनी थी, जो कभी भी गिर सकती थी। जेसन उसकी बात समझता था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से फिलहाल उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसी बीच बच्चों को याद आता है कि आज क्रिसमस ट्री लेने बाहर जाना है। जेसन ने उनसे काफी पहले क्रिसमस ट्री लाने का वादा किया था, इसीलिए बच्चे अब किसी भी हालत में बाहर जाने की जिद करने लगते हैं। शुरुआत में जेसन मौसम और घर की हालत देखकर मना करता है, लेकिन बच्चों की जिद के आगे आखिरकार उसे मानना पड़ता है। सभी लोग बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जैसे ही रूथ दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, दरवाजा खुलता ही नहीं। पहले ग्रेहम को लगता है कि शायद रूथ ने कोई शरारत की है, लेकिन जब ग्रेहम खुद दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तब भी वह नहीं खुलता। अब जेसन आगे आता है। वह पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जेसन को लगता है कि शायद डोर लॉक जाम हो गया है, इसीलिए वह घर के दूसरे दरवाजे और खिड़कियां चेक करने लगता है। लेकिन अब मामला गंभीर था। घर का एक भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। ऊपर की मंजिल का दरवाजा हो, खिड़कियां हो या गैराज का दरवाजा, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि घर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में नेटवर्क भी नहीं था। एन को अपने माता पिता की चिंता होने लगती है, क्योंकि वह उनसे किसी भी तरह कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी।
जेसन अब पूरी तरह पैनिक करने लगता है। वह मेन डोर पर जोर जोर से लात मारता है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता। इसके बाद वह एक क्रोबार उठाता है और खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है। वह लगातार ग्लास पर वार करता है। शीशे में दरारें जरूर पड़ती हैं, लेकिन वह टूटता नहीं। अब जेसन और उसके परिवार को समझ आने लगता है कि यह कोई सामान्य टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। वे अपने ही घर के अंदर फंस चुके हैं। न बाहर जा सकते हैं, न किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और न ही बाहर से कोई उनकी मदद कर सकता है। तभी जेसन की नजर सामने वाले घर पर पड़ती है। वहां मिस्टर रिचर्डसन एक मिरर की मदद से उनकी तरफ सिग्नल कर रहे होते हैं। अब जेसन को समझ आता है कि सिर्फ उनका परिवार ही इस प्रॉब्लम में नहीं फंसा है। पूरे नेबरहुड के घरों के साथ यही हो चुका है। हर परिवार अपने अपने घर के अंदर कैद है। लेकिन तभी उनकी नजर एक और पड़ोसी पर जाती है। एक महिला, सूसन, उस समय बाहर जॉगिंग कर रही थी। किस्मत से जब यह सब शुरू हुआ, तब सूसन घर के बाहर थी। जेसन और एन उसे देखकर तुरंत उसकी मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूसन उनकी आवाज सुन नहीं पाती। वह अपने घर की तरफ जाती है और जैसे ही अपने दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, उसका दरवाजा भी नहीं खुलता। यानी समस्या सिर्फ अंदर से नहीं थी, दरवाजे बाहर से भी नहीं खुल रहे थे। सूजन का पति ग्रेग भी घर के अंदर फंसा हुआ था। वह सूजन को इशारों से समझाता है कि किसी तरह नेबरहुड से बाहर जाकर मदद लाने की कोशिश करे। सूजन तुरंत वहां से बाहर की तरफ दौड़ पड़ती है। अब घरों के अंदर फंसे सभी लोगों को उम्मीद होती है कि सूजन बाहर जाकर किसी को इस घटना के बारे में बताएगी और शायद मदद लेकर वापस आएगी। लेकिन काफी समय बीत जाता है। सूजन वापस नहीं आती। जेसन बिनोक्यूलर्स लेकर आसपास के घरों को देखने लगता है। इसी दौरान एन उसे पड़ोसियों के बारे में बताती है। उसे पता चलता है कि रिचर्डसन परिवार का पोता मैक्स रिचर्डसन डेंटिस्ट है और उनके पड़ोसी ग्रेग को बाइक्स का काफी शौक है। लोग अब एक दूसरे से आवाज के जरिए नहीं, बल्कि मिरर्स और व्हाइट बोर्ड्स के जरिए बात करने लगते हैं। किसी घर में मौजूद एक आदमी मिरर पर लिखकर बताता है कि वह वहां सिर्फ एक रात के लिए आया था और अब उसी घर में फंस चुका है। अब लोगों के दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। क्या इसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है? क्या सरकार लोगों को किसी बड़ी चीज से बचाने के लिए उनके घरों को बंद कर रही है? लेकिन अगर ऐसा है, तो सरकार के पास ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे हो सकती है जो घर के दरवाजों और खिड़कियों को अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी तरह सील कर दे? कुछ लोग इसे गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट मानते हैं। वहीं कोई कहता है कि शायद इसके पीछे एलियंस का हाथ हो सकता है। लेकिन अगर एलियंस ने ऐसा किया है, तो सवाल यह है कि वे इंसानों को घरों के अंदर बंद क्यों कर रहे हैं? इन सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी मिस्टर रिचर्डसन एक ऐसा सवाल लिखकर सामने रखते हैं जिसे पढ़कर जेसन भी सोच में पड़ जाता है। वह पूछते हैं, क्या सिर्फ हमारे नेबरहुड के साथ ऐसा हुआ है या पूरी दुनिया के साथ? अब तक सूजन के वापस न आने की वजह से भी सबकी चिंता बढ़ चुकी थी। रात होने पर जेसन अपने परिवार को समझाता है कि चाहे जो भी हुआ हो, उन्हें मिलकर इस सिचुएशन का सामना करना होगा। रूथ को लगता है कि शायद यह सब उसी स्टॉर्म की वजह से हुआ है, लेकिन जेसन के हिसाब से वह सिर्फ एक सामान्य स्टॉर्म था। रात में जब सब सोने जाते हैं, तब जेसन एन को काफी परेशान देखता है। एन को अपने माता पिता की चिंता हो रही होती है। जेसन उसे समझाता है कि अगर सामने रहने वाले बुजुर्ग रिचर्डसन अपना ख्याल रख सकते हैं, तो उसके माता पिता भी ठीक होंगे। एन को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी जेसन उसे एक और बात बताता है। वह अपनी छुपाकर रखी हुई एक पिस्टल एन को दिखाता है। जेसन ने यह गन परिवार की सुरक्षा के लिए खरीदी थी। कुछ समय पहले उसे एक डरावना सपना आया था, जिसके बाद उसे लगा कि शायद भविष्य में उन्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। एन यह देखकर गुस्सा हो जाती है। उसे डर था कि अगर किसी तरह गन बच्चों के हाथ लग गई तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। लेकिन हालात को देखते हुए एन भी समझ जाती है कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहना होगा। इसीलिए वह जेसन से गन चलाना सीखने के लिए कहती है। कुछ देर बाद एन सो जाती है, लेकिन जेसन की आंखों से नींद गायब होती है। वह लिविंग रूम में खड़ा होकर बाहर देखता रहता है।
बाहर लगातार तेज बारिश हो रही होती है और आसपास के घरों में फंसे लोग भी उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि शायद कोई उनकी मदद करने आ जाए। तभी जेसन को एक आइडिया आता है। वह ड्रिल की मदद से मेन डोर के हैंडल और लॉक के स्क्रूज निकालने की कोशिश करता है, लेकिन लॉक निकालने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। अब जेसन को कुछ और अजीब दिखाई देता है। वह एक छोटे से ओपनिंग के जरिए बाहर की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि बारिश का पानी सामान्य पानी जैसा बिहेव नहीं कर रहा। जहां भी यह पानी किसी गैप या खाली जगह तक पहुंच रहा था, वहां की जगह जैसे अपने आप सील होती जा रही थी। जेसन इस चीज को समझने के लिए घर की एक दीवार तक तोड़ देता है। आवाज सुनकर एन भी वहां आ जाती है। जेसन उसे बताता है कि घर के अंदर हवा आ रही है, लेकिन बारिश का पानी घर के चारों तरफ किसी इनविजिबल बैरियर की तरह काम कर रहा है। यानी यह सिर्फ दरवाजे और खिड़कियों को बंद नहीं कर रहा था, बल्कि पूरे घर को किसी तरह बाहर की दुनिया से अलग कर रहा था। अब जेसन को पहली बार महसूस होता है कि इसके पीछे इंसानों का हाथ शायद नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वह उनकी समझ से पूरी तरह बाहर था। और दोस्तों, यहीं से इस कहानी का असली मिस्ट्री वाला हिस्सा शुरू होता है। अब जेसन और एन को यह तो समझ आ गया था कि उनके घर के चारों तरफ कुछ ऐसा बैरियर बन चुका है जिसे वे किसी भी तरह पार नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, आखिर यह सब कब तक चलने वाला है? अगली सुबह जब जेसन और एन की आंख खुलती है, तब तक बारिश पूरी तरह बंद हो चुकी होती है। जेसन को लगता है कि शायद अब हालात सामान्य हो गए होंगे। वह तुरंत मेन डोर के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अभी भी पहले की तरह लॉक्ड था। यानी बारिश रुक जाने के बाद भी वह इनविजिबल बैरियर खत्म नहीं हुआ था। घर के अंदर माहौल भी काफी बदल चुका था। बच्चे भी पहले की तरह खुश नहीं थे। हर कोई परेशान था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। जेसन को महसूस होता है कि अगर वे इसी तरह डरते रहे तो बच्चों के लिए सिचुएशन और भी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए वह घर में मौजूद अपनी पुरानी मूवीज और म्यूजिक कलेक्शन निकालता है। वह सोचता है कि कम से कम कुछ समय के लिए बच्चों का ध्यान इस परेशानी से हटाया जाए। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम थी। जेसन के पास एंटरटेनमेंट के नाम पर ज्यादा चीजें नहीं थीं। उसके पास सिर्फ कुछ पुरानी मूवीज और लिमिटेड सामान था। अब उन्हें यह भी समझना था कि यह कैद कुछ घंटों की नहीं, बल्कि काफी लंबे समय तक चल सकती है। इसीलिए जेसन घर में मौजूद खाने पीने के सामान का हिसाब लगाता है। उन्हें पता चलता है कि अगर वे बहुत संभल कर इस्तेमाल करें तो उनका राशन लगभग 2 महीने तक चल सकता है। लेकिन उसके बाद इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। न बाहर जाकर सामान ला सकते थे और न ही किसी से मदद मांग सकते थे। जेसन बच्चों और एन को समझाता है कि अब से पानी और बिजली दोनों का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अगर ये चीजें खत्म हो गईं तो बाहर से उन्हें दोबारा हासिल करने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसी दौरान कैसिडी यानी कैस भी परेशान दिखाई देता है। वह बाहर जाना चाहता था, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से उसके लिए भी परेशानी हो रही थी। कैस पहले से ही बूढ़ा और बीमार था, इसीलिए जेसन उसे घर के अंदर ही रहने के लिए मजबूर करता है। अब परिवार को धीरे धीरे इस नई जिंदगी की आदत डालनी पड़ रही थी। बच्चे पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हैं। तब जेसन उन्हें सर्वाइवल स्किल्स सिखाने का फैसला करता है। वह उन्हें मछली पकड़ने और उसे साफ करने का तरीका सिखाता है। हालांकि अभी घर से बाहर जाना संभव नहीं था, लेकिन जेसन जानता था कि अगर कभी उन्हें बाहर की दुनिया में सरवाइव करना पड़ा तो यह स्किल्स उनके बहुत काम आएंगी। बच्चे भी इसे एक तरह के खेल की तरह सीखने लगते हैं। एन अपने बच्चों को इस तरह खुश देखकर थोड़ी राहत महसूस करती है। इसी दौरान जेसन बच्चों को अपने पुराने दिनों के बारे में बताता है। उसे शुरू से ही समुद्र बहुत पसंद था और कभी उसके पास अपनी एक बोट भी हुआ करती थी, लेकिन आर्थिक परेशानियों के कारण उसे वह बोट बेचनी पड़ी। यह सुनकर बच्चों को अपने पिता के लिए बुरा लगता है, लेकिन जेसन और एन माहौल को हल्का करने के लिए उन्हें हंसा देते हैं। समय इसी तरह गुजरता रहता है। लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है। एक दिन एन टमाटर काट रही होती है। वह टमाटर के कुछ बीज अलग करके रख लेती है। उसका इरादा था
कि अगर यह कैद लंबे समय तक चलती है तो वे घर के अंदर ही सब्जियां उगाने की कोशिश करेंगे। उसी समय घर की लाइट्स बार बार फ्लिकर करने लगती हैं। जेसन समझ जाता है कि बिजली की सप्लाई भी ज्यादा भरोसेमंद नहीं है। अगर बिजली भी चली गई तो उनके सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। उस शाम जेसन खिड़की के पास जाकर मिस्टर रिचर्डसन से बात करने की कोशिश करता है। इशारों और लिखकर बातचीत करने पर उसे पता चलता है कि रिचर्डसन परिवार का खाना लगभग खत्म हो चुका है। जेसन को उनके लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता था। वह खुद अपने परिवार के लिए सीमित राशन बचाकर बैठा था। किसी के पास बाहर जाने का रास्ता नहीं था। बस खिड़कियों और मिरर्स के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो रहा था। इसके बाद 2 हफ्ते और गुजर जाते हैं। अब रूथ का बिहेवियर थोड़ा अजीब होने लगता है। वह बार बार कुछ स्ट्रेंज ड्राइंग्स बनाती रहती है। उसकी ड्राइंग्स देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने बारिश के दौरान बाहर किसी अजीब चीज को देखा हो। एक दिन रूथ खिड़की के पास खड़ी होती है। तभी उसकी नजर बारिश की एक बूंद पर पड़ती है, लेकिन यह कोई सामान्य बूंद नहीं थी। वह बूंद रूथ की पेंसिल की नोक की डायरेक्शन में अजीब तरीके से मूव कर रही थी। रूथ यह देखकर काफी क्यूरियस हो जाती है, लेकिन उसे अभी यह समझ नहीं आता कि आखिर वह चीज है क्या। जेसन मीनवाइल बच्चों और एन का मूड ठीक रखने की कोशिश करता रहता है। वह म्यूजिक चलाता है और सबके साथ डांस करने लगता है। धीरे धीरे यह उनका रूटीन बन जाता है। वे मूवीज देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और घर के अंदर ही अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, क्योंकि अगर वे हर समय अपनी सिचुएशन के बारे में सोचते रहते तो शायद उनका मानसिक रूप से टूट जाना तय था। इसी तरह देखते देखते क्रिसमस भी आ जाता है। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता था, लेकिन नेबरहुड के लगभग सभी परिवार अपने अपने घरों के अंदर ही क्रिसमस मनाने की कोशिश करते हैं। वे एक दूसरे को दूर से देखकर सिग्नल्स के जरिए क्रिसमस विश करते हैं। जेसन अपने बच्चों के लिए क्रिसमस ट्री नहीं ला पाया था, लेकिन परिवार एक साथ था और फिलहाल उनके लिए यही सबसे बड़ी बात थी। उसी रात रूथ और ग्रेहम एक साथ बैठे होते हैं। तभी रूथ अचानक बाहर की तरफ देखती है और ग्रेहम से कहती है, वह आ गई। ग्रेहम को समझ नहीं आता कि रूथ किसके बारे में बात कर रही है। रूथ उस चीज को एक नाम देती है, रेन वॉकर। रूथ के मुताबिक बारिश के बीच बाहर कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जो शायद उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाकी लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। सबको लगता है कि शायद रूथ ने किसी जानवर को देखा होगा, लेकिन रूथ बार बार यही कहती है कि बाहर जो कुछ भी है वह सामान्य नहीं है। उसे लगता है कि वह क्रीचर उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। घर के अंदर पहले से इतनी स्ट्रेंज घटनाएं हो चुकी थीं कि यह बात पूरी तरह इम्पॉसिबल भी नहीं लगती, लेकिन फिर भी कोई रूथ की बात को गंभीरता से नहीं लेता। कुछ समय बाद परिवार एक ही तरह का खाना खाते खाते परेशान हो जाता है। तब एन सबका मूड ठीक करने के लिए कुकीज बनाती है, लेकिन समस्या यह थी कि घर में शुगर खत्म हो चुकी थी, इसीलिए कुकीज भी बिना शुगर के बनती हैं। टेस्ट भले ही अच्छा नहीं था, लेकिन एन की कोशिश देखकर परिवार के सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस आ जाती है। उस रात जब बच्चे सो जाते हैं, जेसन और एन अकेले समय बिताते हैं। जेसन एन का मूड हल्का करने के लिए उसके साथ मैरिजुआना स्मोक करता है। इसके बाद दोनों एयरफोर्स 1 नाम की मूवी देखते हैं। कुछ देर बाद वे घर के पीछे वाले कमरे के पास जमीन पर लेटकर आसमान में स्टार्स देखने लगते हैं। एन जेसन से कहती है कि एक अजीब बात है, इतने दिनों में पहली बार उसे ईएमआई और रोजमर्रा के खर्चों की चिंता नहीं करनी पड़ रही। नॉर्मली उन्हें हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस रहता था, लेकिन अब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। हालात डरावने जरूर थे, लेकिन एक अजीब तरीके से उन्हें अपने परिवार के साथ इतना समय बिताने का मौका भी मिल रहा था। दोनों एक दूसरे के करीब आने ही वाले होते हैं कि तभी उनकी नजर बाहर जाती है। वहां एक फॉक्स घूम रही होती है। जेसन इसे देखकर सोच में पड़ जाता है। अगर इंसानों की मौजूदगी अचानक कम हो गई है तो शायद जंगल और जंगली जानवर अब वापस शहरों की तरफ आने लगे हैं, यानी यह बदलाव सिर्फ उनके नेबरहुड तक सीमित नहीं हो सकता।
अगले दिन क्रिसमस गिफ्ट्स देने का समय आता है। घर में कोई नया सामान नहीं था, इसीलिए बच्चों को पुराने सामान से ही गिफ्ट्स दिए जाते हैं। फिर भी परिवार उस छोटे से सेलिब्रेशन का आनंद लेता है। इसी दौरान एन को एक खास गिफ्ट मिलता है। वह उसका खुद उगाया हुआ पहला टोमेटो था। जेसन और बच्चों ने उसे एन के लिए बचाकर रखा था। एन उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। कई दिनों बाद उसे महसूस होता है कि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा भी है जिसे वे खुद पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। कुछ समय बाद रूथ की नजर सामने वाले रिचर्डसन परिवार के घर पर जाती है। वह देखती है कि मिसेस रिचर्डसन अचानक गिर गई हैं। जेसन और एन तुरंत बच्चों को दूसरे कमरे में भेज देते हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि लंबे समय तक खाना न मिलने की वजह से मिसेस रिचर्डसन की हालत बेहद खराब हो चुकी है और कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो जाती है। यह देखकर पूरा परिवार अंदर से टूट जाता है। एन रूथ को संभालती है। वहीं जेसन जब कैस के पास जाता है तो उसे एक और बुरी खबर मिलती है। कैस की दवाइयां भी खत्म हो चुकी थीं। बूढ़े और बीमार कैस की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। जेसन कुछ नहीं कर सकता था। वह अपने सबसे पुराने साथी को दर्द में देखकर अंदर से टूटने लगता है। उसी रात रूथ की नींद अचानक खुल जाती है। वह लिविंग रूम में कैस के पास चली आती है। तभी उसे बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। रूथ पर्दा हटाकर बाहर देखती है और तभी एक महिला पूरी तेजी से उनकी तरफ दौड़ती हुई आती है। वह सूजन थी। सूजन बुरी तरह घायल थी और उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। वह मदद के लिए उनके घर की खिड़की तक पहुंचती है और कांच से टकरा जाती है। रूथ डरकर जेसन को बुलाने दौड़ती है। पूरी फैमिली वहां पहुंचती है। सूजन किसी तरह उन्हें वार्निंग देने की कोशिश करती है। वह सिर्फ इतना कह पाती है कि उन्हें छिप जाना चाहिए, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। एक अदृश्य सी ताकत सूजन को पकड़ लेती है और उसे अंधेरे में घसीटते हुए वहां से गायब कर देती है। जेसन और उसका परिवार खिड़की के पीछे से यह सब देखते रह जाते हैं। बाहर बारिश इतनी तेज थी कि उस क्रिएचर को साफ देख पाना मुश्किल था। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकती है। एक पल के लिए बाहर मौजूद उस क्रीचर की झलक दिखाई देती है और अगले ही पल वह गायब हो जाता है। जेसन तुरंत पूरे परिवार को आदेश देता है कि सभी विंडोज और डोर्स के कर्टन्स बंद कर दो। अब उसे समझ आ चुका था कि बाहर कुछ खतरनाक मौजूद है और अगर उन क्रीचर्स की नजर घर के अंदर मौजूद लोगों पर पड़ गई तो उनका बचना मुश्किल होगा। जेसन को अब पूरा विश्वास था कि सूसन को उन्हीं मॉन्स्टर्स ने मारा है, लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। जब वे बाहर ध्यान से देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वहां सिर्फ एक क्रीचर नहीं है, पूरे इलाके में कई अजीब और खौफनाक क्रीचर्स घूम रहे हैं। अब रूथ अपनी पुरानी ड्राइंग्स लेकर आती है। वह बताती है कि उसने इन क्रीचर्स को पहले भी देखा था, लेकिन रूथ के मुताबिक इनमें से एक क्रीचर बाकी मॉन्स्टर्स से अलग है। उसे लगता है कि वह फ्रेंडली है। जेसन उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। उसके हिसाब से मॉन्स्टर चाहे जैसा भी दिखे, उस पर भरोसा करना मूर्खता होगी। वह पूरे परिवार से कहता है कि बारिश के समय कोई भी खिड़की के पास नहीं जाएगा। जेसन बच्चों से वादा करता है कि वह किसी को कुछ नहीं होने देगा। उस रात से परिवार एक ही कमरे में सोने लगता है। अब घर के बाहर क्या है, यह किसी के लिए रहस्य नहीं रहा था, लेकिन असली सवाल था, ये क्रीचर्स आखिर हैं कौन, और सबसे जरूरी बात, वे इंसानों को मार क्यों रहे हैं। अगली सुबह जेसन देखता है कि सामने वाले घरों में हालात और खराब हो चुके हैं। लोगों के पास खाना कम पड़ रहा था और अब पड़ोसी आपस में झगड़ने लगे थे। मिस्टर रिचर्डसन भी अपनी पत्नी की मौत से पूरी तरह टूट चुके थे। जैसन बच्चों को इस माहौल से दूर रखने के लिए उन्हें एक्सरसाइज करने को कहता है। ग्राहम घर के अंदर ही जॉगिंग करने लगता है। वहीं रूथ ऊपर के कमरे में कपड़े के सहारे जिम्नास्टिक्स करने लगती है, लेकिन इसी दौरान रूथ के वजन से चिमनी के ऊपर लगी स्ट्रक्चर पर दबाव पड़ता है। अचानक चिमनी कैप नीचे गिर जाता है। आवाज सुनकर जेसन और एन तुरंत ऊपर पहुंचते हैं। जेसन चिमनी के अंदर देखता है और पहली बार उसे एक पॉसिबल एस्केप रूट दिखाई देता है। चिमनी का रास्ता अब काफी हद तक क्लियर हो चुका था। जेसन सोचता है कि शायद इसी रास्ते से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन समस्या यह थी कि चिमनी इतनी छोटी थी
कि जेसन खुद उसके अंदर से नहीं निकल सकता था। तब रूथ आगे आती है, क्योंकि वह परिवार की सबसे छोटी मेंबर थी। जेसन एक पुली सिस्टम तैयार करता है और रूथ को धीरे धीरे चिमनी के ऊपर भेजता है। रूथ आखिरकार चिमनी के ओपनिंग तक पहुंच जाती है और अपना हाथ बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है, लेकिन बाहर मौजूद पाइप्स और स्ट्रक्चर की वजह से वह पूरी तरह बाहर नहीं निकल सकती। इसीलिए जेसन उसे वापस नीचे ले आता है, लेकिन तभी उन्हें कैस की कराहने की आवाज सुनाई देती है। जेसन और एन तुरंत उसके पास जाते हैं। कैस की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। दवाइयां खत्म हो चुकी थीं और वह लगातार दर्द में था। जेसन के लिए यह सबसे मुश्किल फैसला था। वह जानता था कि कैस को इस तरह दर्द में छोड़ना सही नहीं है। इसीलिए वह एन से बच्चों को दूसरे कमरे में ले जाने और टीवी की आवाज तेज करने के लिए कहता है। एन समझ जाती है कि जेसन क्या करने वाला है। वह भारी मन से बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है। जेसन अपनी पिस्टल लेकर कैस के पास बैठता है और आखिरकार वह कैस को गोली मारकर उसके दर्द से हमेशा के लिए आजाद कर देता है। यह फैसला जेसन के लिए खुद बेहद पेनफुल था। अपने पुराने साथी को खोने के बाद वह पूरी तरह टूट जाता है। एन उसके पास आती है और उसे संभालती है, लेकिन अब एक और भयानक रियलिटी उनके सामने थी। उनके पास खाने की कमी थी और कैस की बॉडी उनके लिए आखिरी अवेलेबल मीट सोर्स बन चुकी थी। जेसन जानता था कि आने वाले दिनों में उन्हें जिंदा रहने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा। आखिरकार मजबूरी में वह कैस के शरीर को छोटे हिस्सों में काटकर फ्रीजर में रख देता है। यह फैसला बेहद दर्दनाक था, लेकिन सर्वाइवल के लिए उन्हें अपनी भावनाओं को पीछे छोड़ना पड़ रहा था। अब जेसन के दिमाग में एक ही सवाल था, जब यह खाना खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? उसी समय उसकी नजर बाहर घूम रही उस फॉक्स पर पड़ती है और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर जंगली जानवर बाहर मौजूद हैं तो शायद वे उन्हें ट्रैप करके खाना हासिल कर सकते हैं। जेसन अपने बनाए हुए पुली सिस्टम की मदद से मीट का एक टुकड़ा बाहर भेजने की कोशिश करता है। मीट बाहर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही फॉक्स उसे लेने वाली होती है, अचानक बिजली चमकती है और वह डर कर भाग जाती है। जेसन समझ जाता है कि यह तरीका आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसके पास कोशिश करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। जेसन को अब समझ आ चुका था कि सिर्फ राशन के भरोसे ज्यादा समय तक सरवाइव करना मुश्किल होगा। इसीलिए वह बाहर मौजूद जानवरों को पकड़ने के लिए नए नए तरीके आजमाने लगता है। इसी बीच रूथ खिड़की के पास एक गमला रखकर उसमें पौधा उगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक मौसम फिर बदलने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है। जेसन तुरंत सबको विंडोज बंद करने के लिए कहता है। उसी समय रूथ को याद आता है कि उसका पौधा खिड़की के पास ही रह गया है। वह उसे उठाने के लिए विंडो के पास जाती है, लेकिन जैसे ही रूथ गमले को उठाती है, बाहर से एक बहुत बड़ा क्रिएचर अचानक खिड़की से टकराता है। उसकी विशाल परछाई देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। जेसन तुरंत रूथ को शांत रहने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वह क्रिएचर वहां से चला जाता है और एन और जेसन मिलकर रूथ को संभालते हैं। अब परिवार पहले से भी ज्यादा सावधान हो चुका था। उन्हें पता था कि बाहर सिर्फ छोटे क्रीचर्स ही नहीं, बल्कि बहुत बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर्स भी मौजूद हैं। इसी तरह समय गुजरता रहता है। कुछ और महीने बीत जाते हैं और अब घर का राशन लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। खाने की कमी की वजह से रूथ का अपने माता पिता से झगड़ा भी हो जाता है। वह गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ग्रेहम देखता है कि उसके परिवार की हालत कितनी खराब हो चुकी है। वह अपने फिश टैंक में मौजूद मछलियों को उसी तरह साफ करने लगता है जैसा जेसन ने उसे सिखाया था। ग्रेहम को ऐसा करते देखकर जेसन और एन दोनों इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उनके बच्चे इतनी कम उम्र में ही सर्वाइवल की ऐसी बातें सीखने के लिए मजबूर हो गए हैं जिन्हें सामान्य जिंदगी में उन्हें कभी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी रूथ भी उनके पास आती है और दोनों को गले लगा लेती है, लेकिन जेसन अब सिर्फ मछलियों के भरोसे नहीं रहना चाहता था। उसकी नजर फिर बाहर घूम रहे जंगली जानवरों पर जाती है। उसे आइडिया आता है कि अगर वह एक बेहतर ट्रैप तैयार कर सके
तो शायद बाहर से जानवर पकड़कर खाने का इंतजाम किया जा सकता है। वह एक पुली और ट्रैप सिस्टम तैयार करता है। इस बार वह मछली पकड़ने वाली टेक्निक्स का इस्तेमाल जमीन पर मौजूद जानवरों को पकड़ने के लिए करता है। वह मीट का एक टुकड़ा ट्रैप में लगाकर उसे चिमनी के रास्ते बाहर पहुंचा देता है। कुछ समय बाद एक छोटी फॉक्स वहां आती है और मीट खाने लगती है, लेकिन जेसन उसे पकड़ नहीं पाता। इससे उसे समझ आता है कि उसके ट्रैप में अभी काफी सुधार की जरूरत है। वह डिजाइन को दोबारा बनाता है। काफी कोशिश के बाद आखिरकार इस बार वह फॉक्स को ट्रैप करने में सफल हो जाता है, लेकिन जब वह उस जानवर को ऊपर खींचने की कोशिश करता है तभी कपड़ा फट जाता है। फॉक्स और जेसन का पूरा हंटिंग सेटअप नीचे गिर जाता है। जेसन की सारी मेहनत फिर से बेकार हो जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह एक नया ट्रैप बनाने में लग जाता है। इस दौरान जेसन की हालत भी खराब हो रही थी। कई दिनों से ठीक से खाना न मिलने के कारण उसका शरीर कमजोर हो चुका था। लगभग 3 दिन तक उसने कुछ खास नहीं खाया था। भूख की वजह से उसका दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। एन उसके लिए थोड़ा खाना लेकर आती है और उसे जबरदस्ती खाने के लिए कहती है। खाना खाने के बाद जेसन के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। उसे समझ आता है कि शायद बड़े जानवरों को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय शुरुआत छोटे एनिमल्स से करनी चाहिए। इसीलिए वह अपने ट्रैप को छोटे जानवरों के हिसाब से मॉडिफाई करता है और इस बार उसकी मेहनत रंग लाती है। जेसन एक छोटी स्क्विरल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। काफी समय बाद परिवार के पास ऐसा खाना आया था जिसे उन्होंने खुद हासिल किया था। वह स्क्विरल ही उनका खाना बनती है। हालांकि यह सुनने में बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन उस सिचुएशन में यह परिवार के लिए बहुत बड़ी जीत थी। कई महीनों बाद पहली बार उनके घर में थोड़ी खुशी लौटती है। अब उन्हें महसूस होता है कि शायद वे इस तरह लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं। इसके बाद जेसन और एन घर के एक कमरे का फ्लोर हटाकर वहां छोटी सी खेती शुरू करने का फैसला करते हैं। अब उनका लक्ष्य सिर्फ जानवरों का शिकार करना नहीं था। वे चाहते थे कि घर के अंदर ही वेजिटेबल्स उगाई जाएं, ताकि खाने की समस्या को लंबे समय तक मैनेज किया जा सके। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह व्यवस्था उन्हें आखिर कितने समय तक जिंदा रख पाएगी, क्योंकि आसपास रहने वाले लगभग सभी लोग धीरे धीरे भूख और बीमारी की वजह से खत्म होते जा रहे थे। फिर भी जेसन का परिवार अपने तरीके से जिंदगी आगे बढ़ाता रहता है। जेसन रोज चिमनी के रास्ते ट्रैप्स की मदद से जानवर पकड़ता। एन, ग्राहम और रूथ मिलकर पौधों की देखभाल करते। धीरे धीरे उन्होंने अपनी कैद को ही एक छोटी सी दुनिया में बदल दिया था। लेकिन फिर एक दिन जब पूरा परिवार साथ बैठकर मूवी देख रहा होता है, तभी घर की बिजली पूरी तरह चली जाती है। अब घर में न लाइट्स थीं, न एंटरटेनमेंट और न ही बाकी सुविधाएं। लेकिन तब तक परिवार हर तरह की सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर चुका था। और इसी तरह देखते देखते उस बंद घर के अंदर 5 साल गुजर जाते हैं। जी हां, पूरे 5 साल। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। एन की खेती काफी अच्छी हो चुकी थी। ग्रैहम और रूथ अब छोटे बच्चे नहीं रहे थे, दोनों काफी बड़े हो चुके थे। वहीं जेसन ने अपने हंटिंग ट्रैप्स को भी काफी एडवांस्ड और ऑटोमेटिक बना दिया था। अब वह ज्यादा मेहनत किए बिना बाहर से जानवर पकड़ सकता था। लेकिन रूथ की एक चीज आज भी पहले जैसी थी। उसे ड्राइंग्स बनाने का बहुत शौक था। वह अपना ज्यादातर समय एटिक में बैठकर अलग अलग ड्राइंग्स बनाते हुए बिताती थी। बाहर की दुनिया भी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। इतने लंबे समय तक इंसानों की एक्टिविटी कम रहने की वजह से आसमान पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया था। शहरों के आसपास जंगल और पेड़ पौधे तेजी से फैलने लगे थे। सड़कों और खाली जगहों पर भी ग्रीनरी दिखाई देने लगी थी। जिन जानवरों को इंसानों ने कभी उनके नेचुरल हैबिटेट्स से दूर कर दिया था, वे अब वापस इंसानी इलाकों में घूमने लगे थे। धरती धीरे धीरे खुद को वापस नेचर की तरफ ले जा रही थी। इंसानी इंटरफेरेंस कम होने की वजह से एनवायरनमेंट काफी बदल चुका था। कुछ वैसा ही इफेक्ट देखने को मिल रहा था जैसा दुनिया ने लॉकडाउन के दौरान थोड़े समय के लिए देखा था। लेकिन जेसन के परिवार के लिए यह बदलाव सिर्फ अच्छी खबर नहीं था, क्योंकि बाहर नेचर जितना मजबूत हो रहा था, उतना ही उनका पुराना घर कमजोर होता जा रहा था। एक दिन एन जेसन के बाल काट रही होती है,
तभी वह ग्रेहम को लेकर अपनी चिंता बताती है। उसके मुताबिक जैसे जैसे ग्रेहम बड़ा हो रहा है, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह समझना मुश्किल नहीं था। ग्रेहम ने अपनी जिंदगी के 5 साल इसी घर के अंदर बिताए थे। उसने कभी बाहर की दुनिया को अपनी आंखों से देखा ही नहीं था। वह किसी भी कीमत पर इस घर से बाहर निकलना चाहता था। दूसरी तरफ घर की हालत भी लगातार खराब होती जा रही थी। एन को महसूस होता है कि घर की जमीन धीरे धीरे धंस रही है। अगर यह इसी तरह जारी रहा तो एक दिन पूरा घर जमीन में समा सकता था। जेसन भी इस बात को लेकर परेशान था, लेकिन वह बच्चों का मूड खराब नहीं करना चाहता था। इसीलिए वह सभी को गराज में लेकर जाता है। वहां एक पुरानी स्पोर्ट्स कार खड़ी होती है। जेसन ने पिछले कई सालों में धीरे धीरे उस कार को ठीक किया था और आखिरकार 5 साल की मेहनत के बाद वह उसे स्टार्ट करने में सफल हो जाता है। कार के स्टार्ट होते ही एन और रथ काफी खुश हो जाती है, लेकिन ग्राहम को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसका सवाल सीधा था, जब वे घर से बाहर ही नहीं जा सकते तो इस कार्य को ठीक करने का फायदा क्या है? ग्राहम का गुस्सा बढ़ जाता है और उसकी जेसन से बहस हो जाती है। वह गुस्से में वहां से चला जाता है। बाद में एन जेसन को समझाती है कि बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, उन्हें उसी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता जैसे वे बचपन में करते थे। उन्हें समझाना होगा कि वे किस सिचुएशन में रह रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं। जेसन भी धीरे धीरे समझने लगता है कि बच्चों की जरूरतें अब बदल चुकी हैं, लेकिन इससे पहले कि वे इस बारे में ज्यादा सोच पाते, बाहर फिर से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी उनके लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि वही पानी अब पीने और बाकी जरूरतों के लिए इस्तेमाल होता था। इसीलिए जेसन पूरे परिवार को पानी कलेक्ट करने के लिए तैयार करता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो पिछले 5 सालों में कभी नहीं हुआ था। एक मॉन्स्टर उनके घर के ठीक बाहर आकर खड़ा हो जाता है। जेसन और उसका पूरा परिवार तुरंत छिप जाता है। सबको उम्मीद होती है कि क्रीचर थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। मॉन्स्टर धीरे धीरे मेन डोर के पास आता है और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वह मॉन्स्टर खुद मेन डोर खोल देता है। दरवाजा खुलते ही ग्रेहम की नजर बाहर की दुनिया पर पड़ती है। उसके मन में तुरंत बाहर भागने का ख्याल आता है। 5 साल से जिस चीज का वह इंतजार कर रहा था, वह मौका अब उसके सामने था, लेकिन जेसन उसे रोक देता है। वह जानता था कि बाहर जाना अभी भी बेहद खतरनाक है। मॉन्स्टर धीरे धीरे घर के अंदर घूमने लगता है। वह जिस कमरे में जाता है, वहां रखी चीजें बर्बाद होने लगती हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके आसपास की टेम्परेचर अचानक बहुत कम हो जाती थी। घर के पौधे खराब होने लगते हैं, मिट्टी जमने लगती है, यहां तक कि आसपास रखा पानी भी फ्रीज होने लगता है। वह क्रिएचर किसी साधारण एनिमल जैसा नहीं था। उसका शरीर समुद्र से जुड़े किसी विशाल जीव और किसी बेहद अजीब वॉकिंग क्रीचर का मिश्रण लगता था। उसके शरीर से निकलने वाली ठंड इतनी भयानक थी कि घर के अंदर मौजूद खेती भी कुछ ही समय में बर्बाद होने लगती है। एन अपनी सालों की मेहनत बर्बाद होते देखकर गुस्से में जेसन से गन मांगती है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि गन ऊपर वाले कमरे में रखी हुई थी और इस समय वहां जाना बेहद रिस्की था। तभी उस मॉन्स्टर को बाहर से अपने साथियों की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत घर से बाहर चला जाता है। दरवाजा कुछ समय के लिए खुला रहता है। ग्रेहम फिर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन उसे पकड़कर अंदर रोक लेता है। ग्रेहम और जेसन के बीच फिर से बहस हो जाती है। ग्रेहम कहता है कि अगर दरवाजा खुला है तो उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन जेसन जानता था कि बाहर मौजूद मॉन्स्टर्स किसी भी समय उन्हें मार सकते हैं। सूजन के साथ जो हुआ था वह अभी किसी की याद से बाहर नहीं गया था। तभी रूथ एक ऐसी बात बताती है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देती है। रूथ उस जगह से निकलकर आती है जहां वह छिपी हुई थी। वह बताती है कि उस मॉन्स्टर के शरीर से जो पानी घर के अंदर आया था, उसका टेस्ट बिल्कुल समुद्र के पानी जैसा था। यह सुनकर जेसन और एन हैरान रह जाते हैं। रूथ अपनी किताबों और ड्राइंग्स के आधार पर एक थियरी बताती है। उसके मुताबिक जिन क्रीचर्स के बारे में इंसानों ने सदियों से स्टोरीज सुनी हैं, जैसे मरमेड्स, क्रैकन और समुद्र के दूसरे मिस्टीरियस क्रीचर्स, शायद वे सिर्फ कहानियां नहीं हैं,
शायद वे सच में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर ऐसा है तो एक और पॉसिबिलिटी सामने आती है। हो सकता है कि ये क्रीचर्स एलियंस न हो सकता है कि वे इसी अर्थ के रहने वाले हों, बस इंसानों ने उनके बारे में कभी जाना ही नहीं। जेसन को यह थ्योरी अभी भी पूरी तरह बिलीवेबल नहीं लगती, लेकिन उसके सामने मॉन्स्टर मौजूद था, इसीलिए वह पूरी तरह इस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट भी नहीं कर सकता था। उधर एन देखती है कि उनके उगाए हुए लगभग सारे प्लांट्स समुद्री पानी की वजह से खराब हो चुके हैं। उनकी कई सालों की मेहनत कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई थी। लेकिन तभी एक और प्रॉब्लम सामने आती है। जेसन का ऑटोमेटिक ट्रैप काम करता है और एक छोटा फरेट उस ट्रैप में फंसकर घर के अंदर पहुंच जाता है। रूथ उस छोटे एनिमल को देखकर उसे आजाद कर देती है। वह उसे प्यार से सहलाने लगती है, लेकिन फेरेट अचानक डर जाता है और रूथ को काट लेता है। रूथ दर्द से चीखती है। जेसन और एन तुरंत उसके पास पहुंचते हैं। जेसन फेरेट को पकड़कर खत्म कर देता है, लेकिन अब एक बड़ी समस्या सामने थी। रूथ को बाइट हुआ था और इन्फेक्शन का खतरा था। उसे एंटीबायोटिक्स की जरूरत थी और घर में एंटीबायोटिक्स मौजूद नहीं थी। अब जेसन के सामने फिर वही सवाल था, वह अपनी बेटी की जान कैसे बचाएगा? अगले दिन तक जेसन का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन चरम पर पहुंच जाता है। वह गैराज में जाता है और पुरानी स्पोर्ट्स कार को स्टार्ट करता है। फिर उसे गैराज डोर की तरफ बार बार टक्कर मारने लगता है। वह किसी भी कीमत पर बाहर निकलने का रास्ता बनाना चाहता था, लेकिन गैराज डोर भी नहीं टूटता। उल्टा जेसन खुद घायल हो जाता है। एन और ग्रेहम उसे संभालने के लिए दौड़कर आते हैं, लेकिन तभी जेसन को एक पुरानी बात याद आती है। घर की जमीन पिछले 5 सालों से लगातार धंस रही थी। अगर जमीन नीचे जा रही है तो इसके नीचे जरूर कोई खाली जगह होगी। जेसन अचानक फर्श खोदना शुरू कर देता है। शुरुआत में एन और ग्राहम को लगता है कि वह फ्रस्ट्रेशन की वजह से पागल हो गया है। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेसन लगातार खोदता रहता है। आखिरकार वह टॉयलेट के नीचे तक पहुंच जाता है और फिर उसे वह चीज मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी। वह एक सीवर लाइन तक पहुंच गया था और यह सीवर सिस्टम सिर्फ उनके घर से नहीं जुड़ा था, यह पूरे नेबरहुड के कई घरों को आपस में कनेक्ट करता था। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी थी, सुरंग बहुत छोटी थी। जेसन खुद उसमें से नहीं जा सकता था। तभी एन को एक बात याद आती है। रिचर्डसन परिवार का पोता मैक्स डेंटिस्ट था, इसीलिए संभव है कि उनके घर में एंटीबायोटिक्स मौजूद हों। अब रूथ की जान बचाने के लिए एन को रिचर्डसन के घर तक जाना ही होगा। शुरुआत में जेसन इसके खिलाफ होता है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए वह एन के लिए एक छोटा कम्युनिकेशन सेटअप तैयार करता है। वह एक वॉकी टॉकी जैसा डिवाइस और कैमरा तैयार करता है ताकि एन सुअर के रास्ते आगे बढ़ते हुए उनसे कांटेक्ट में रह सके। इसके बाद एन धीरे धीरे सुअर टनल में उतरती है और आखिरकार रिचर्डसन के घर तक पहुंच जाती है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके सामने एक ऐसा दृश्य आता है जिसे देखकर वह पूरी तरह शॉक हो जाती है। घर अंदर से पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और बेडरूम के पास उसे मिस्टर और मिसेज रिचर्डसन की सड़ी हुई लाशें दिखाई देती हैं। एन कुछ पल के लिए वहीं जम जाती है, लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। वह जल्दी से एंटीबायोटिक्स ढूंढने लगती है और किस्मत से उसे एक बॉटल मिल जाती है, लेकिन तभी बाहर फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। एन समझ जाती है कि अब उसे तुरंत वापस लौटना होगा, क्योंकि बारिश शुरू होते ही मॉन्स्टर्स फिर से बाहर निकल सकते थे। वह एंटीबायोटिक्स लेकर सीवर टनल की तरफ भागती है, लेकिन इस बार सीवर के अंदर भी पानी तेजी से भरना शुरू हो जाता है और तभी रिचर्डसन के घर के अंदर एक मॉन्स्टर पहुंच जाता है। एन उसे देखकर तुरंत सीवर टनल में घुस जाती है। वह पानी के बीच तैरते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन मॉन्स्टर भी उसका पीछा करते हुए सीवर में आ जाता है। अब एन के सामने सिर्फ एक रास्ता था, उसे उस मॉन्स्टर से बचते हुए किसी भी तरह अपने घर वापस पहुंचना था। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि एन अब नहीं बच पाएगी, लेकिन वह अपने साथ जेसन की गन लेकर आई थी। वह पीछे मुड़ती है और मॉन्स्टर पर कई गोलियां चला देती है। मॉन्स्टर कुछ समय के लिए रुक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जेसन एन का हाथ पकड़ता है और उसे सीवर से बाहर खींच लेता है, लेकिन मॉन्स्टर भी पीछे पीछे ऊपर आने की कोशिश करता है।
इससे पहले कि वह बाहर निकल पाए, जेसन भारी पत्थर और मलबा टनल में गिरा देता है। पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब मॉन्स्टर उस रास्ते से उनके घर तक नहीं पहुंच सकता था। एन तुरंत रूथ के पास जाती है और उसे एंटीबायोटिक्स देती है। कुछ समय बाद रूथ की हालत बेहतर होने लगती है। पूरे परिवार को राहत मिलती है। लेकिन इस इंसिडेंट ने एक बात साफ कर दी थी। अब मॉन्स्टर्स को पता चल चुका था कि इस घर में अभी भी इंसान जिंदा हैं और अब वे उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। अब रूथ की हालत पहले से बेहतर हो चुकी थी, लेकिन परिवार के सामने एक नई और उससे भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। मॉन्स्टर्स को अब पता चल चुका था कि इस घर के अंदर इंसान अभी भी जिंदा हैं, यानी अब वे उन्हें ढूंढने के लिए बार बार यहां आ सकते थे। ग्रेहम का मानना था कि अब यहां छिपकर रहने का कोई फायदा नहीं है। उसके हिसाब से अगर उन्हें जिंदा रहना है तो मॉन्स्टर्स का सामना करके उन्हें खत्म करना होगा और फिर इस घर से बाहर निकलना होगा। लेकिन जेसन इस आइडिया के खिलाफ था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि बाहर कितने खतरनाक क्रिएचर्स मौजूद हैं। वह अपने परिवार को किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहता था जहां एक गलती उनकी पूरी जिंदगी खत्म कर दे। लेकिन एन भी अब ग्रेहम की बात समझने लगी थी। 5 साल तक घर में कैद रहने के बाद अब यह साफ था कि वे हमेशा के लिए यहां नहीं रह सकते। घर की हालत लगातार खराब हो रही थी। खाने और पानी की प्रॉब्लम अलग थी और सबसे बड़ी बात, बाहर के क्रिएचर्स अब उनके बारे में जान चुके थे। आखिरकार जेसन को भी मानना पड़ता है कि किसी न किसी दिन उन्हें बाहर निकलना ही होगा। इसीलिए पूरा परिवार मिलकर एक प्लान बनाता है। वे घर के अंदर जगह जगह ट्रैप्स लगाने लगते हैं। उनका मकसद साफ था। जैसे ही कोई मॉन्स्टर घर के अंदर आए, वह उनके बनाए हुए ट्रैप में फंस जाए और वे उसे खत्म कर सकें। रूथ भी अब पूरी तरह रिकवर हो चुकी थी और अपने पिता की इस योजना में मदद करने लगती है। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। किसी जगह रस्सियां लगाई जाती हैं, कहीं पुलिस सिस्टम तैयार किया जाता है और कहीं ऐसे ट्रैप्स बनाए जाते हैं जिन्हें सही समय पर एक्टिवेट किया जा सके। अब उन्हें सिर्फ उस मोमेंट का इंतजार था जब मॉन्स्टर उनके घर के अंदर आए और आखिरकार वह वक्त भी आ जाता है। लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। मॉन्स्टर के आने से पहले ही घर के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगता है। यह देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। अब उनके पास नीचे रहने की जगह नहीं थी, इसीलिए वे जल्दी से घर के सबसे ऊपर वाले हिस्से यानी अटिक में जाने का फैसला करते हैं। लेकिन उन्होंने मॉन्स्टर्स को खत्म करने का प्लान अभी छोड़ा नहीं था। जेसन और एन इंतजार करते रहते हैं कि मॉन्स्टर उनके सामने आए और कुछ ही देर बाद वही क्रीचर उनके सामने आ जाता है। एन उसे देखते ही निशाना लगाने की कोशिश करती है। वह किसी तरह ऊपर से एक ऑयल बॉम्ब उसकी तरफ फेंक देती है। बॉम्ब क्रीचर के शरीर पर गिरता है और देखते ही देखते उसके शरीर में आग लग जाती है। जेसन भी उसी वक्त अपना बनाया हुआ क्रॉसबो उठाता है। वह मॉन्स्टर को निशाना बनाकर एरो चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। मॉन्स्टर गुस्से में जेसन की तरफ बढ़ता है और अगले ही पल वह जेसन को पकड़कर पानी में फेंक देता है। एन तुरंत जेसन की तरफ दौड़ती है और उसे संभालकर सीढ़ियों की तरफ ले जाती है। किसी तरह पूरा परिवार अटिक तक पहुंच जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यहां भी खत्म नहीं होती। पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा था। कुछ ही देर में अटिक के अंदर भी पानी भरने लगता है। अब अगर मॉन्स्टर उन्हें नहीं भी मारता तो पानी में डूबने या दम घुटने से उनकी मौत हो सकती थी। स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। तभी ग्रेहम को जेसन का क्रॉसबो याद आता है। वह उसे दोबारा तैयार करता है। पूरा परिवार एक दूसरे की तरफ देखता है। अब उनके पास सिर्फ एक मौका था। अगर यह प्लान फेल हुआ तो शायद उनके पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। आखिरकार वे पानी के अंदर जाने का फैसला करते हैं। मॉन्स्टर भी उनकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, जेसन क्रॉसबो से उसे शूट कर देता है और इस बार निशाना सही लगता है। लेकिन असली ट्रैप अभी शुरू हुआ था। जेसन ने क्रॉसबो की रोप को नीचे खड़ी स्पोर्ट्स कार से कनेक्ट किया हुआ था। जैसे ही एरो मॉन्स्टर के शरीर में लगता है, रोप खींचती है और कार एक्टिवेट हो जाती है। कार के स्टार्ट होते ही बाकी सारे ट्रैप्स भी एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं।
मॉन्स्टर रस्सियों और ट्रैप्स में बुरी तरह फंस जाता है। इसी दौरान घर के फर्श के पास एक बड़ा होल भी खुल जाता है। घर में भरा हुआ सारा पानी तेजी से उस होल की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में पानी का लेवल नीचे होने लगता है। अब जेसन और उसका परिवार दोबारा ठीक से सांस ले पाते हैं। वे नीचे आते हैं और देखते हैं कि मॉन्स्टर रस्सियों में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। जेसन उसके पास जाता है। उसके हाथ में एक नाइफ होता है। वह क्रीचर को देखकर उसे बाहर निकलने का रास्ता खोलने के लिए कहता है, लेकिन मॉन्स्टर उसकी बात नहीं समझता। जेसन उसे धमकाता है और कहता है कि अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो वह उसे खत्म कर देगा। लेकिन तभी रूथ जेसन को रोक देती है। वह उससे कहती है कि अगर उन्होंने इस क्रिएचर को मार दिया तो शायद वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जेसन कुछ पल के लिए रुक जाता है। वह ध्यान से मॉन्स्टर को देखने लगता है और तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। यह क्रीचर डराने वाला जरूर था, लेकिन उस वक्त वह खुद भी डरा हुआ लग रहा था। वह लगातार छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह जेसन या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तभी जेसन को रूथ की कई साल पुरानी बात याद आती है। रूथ ने बचपन में कहा था कि उसने एक ऐसा मॉन्स्टर देखा है जो बाकी क्रीचर्स से अलग था। वह मॉन्स्टर फ्रेंडली था। अब जेसन को समझ आने लगता है कि रूथ उस समय क्या कहना चाहती थी। धीरे धीरे पूरी तस्वीर उसके सामने साफ होने लगती है। इन क्रीचर्स का संबंध समुद्र से था। वे एलियंस नहीं थे, वे इसी अर्थ का हिस्सा थे। असल में इंसानों ने धरती के ऊपर इतना ज्यादा कब्जा कर लिया था कि समुद्र और उसके इकोसिस्टम से जुड़े क्रीचर्स के लिए भी जगह कम होती जा रही थी। और अब शायद वे वापस ऊपर आए थे, लेकिन सिर्फ इंसानों को मारने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जगह और अपने अस्तित्व के लिए। जेसन को यह भी समझ आता है कि रूथ की एक और बात सही थी। इन क्रिएचर्स का यह प्लेनेट भी उतना ही है जितना इंसानों का। इंसानों ने हमेशा यह मान लिया कि धरती पर मौजूद रिसोर्सेज सिर्फ उनके इस्तेमाल के लिए हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। समुद्र, जंगल, जमीन और बाकी प्राकृतिक रिसोर्सेज सिर्फ इंसानों के लिए नहीं हैं, उन पर बाकी जीवों का भी उतना ही अधिकार है। यह समझ आने के बाद जेसन का नजरिया बदल जाता है। वह अपने हाथ में मौजूद नाइफ को नीचे कर देता है। फिर वह मॉन्स्टर को बांधने वाली रस्सियां काट देता है और आखिरकार अपना नाइफ भी जमीन पर फेंक देता है। अब मॉन्स्टर आजाद था। जेसन और उसका परिवार डरते हुए पीछे हटते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन पर हमला नहीं करता। इसके बजाय वह धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ जाता है जिसे इंसान सालों से खोलने में नाकाम रहे थे, और फिर वह दरवाजा खोल देता है। जेसन कुछ पल के लिए बस उसे देखता रहता है। 5 साल, पूरे 5 साल बाद पहली बार उनके घर का दरवाजा उनके सामने खुला था। जेसन, एन, ग्राहम और रूथ धीरे धीरे बाहर कदम रखते हैं। उनके लिए यह पल किसी सपने से कम नहीं था। इतने सालों तक जिस दुनिया को वे सिर्फ खिड़की से देखते आए थे, अब वे उसी जमीन पर खड़े थे। लेकिन तभी उनकी खुशी डर में बदल जाती है, क्योंकि बाहर अकेला मॉन्स्टर नहीं था, उसके कई साथी वहां मौजूद थे। और देखते ही देखते वे जेसन और उसके परिवार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब परिवार को लगता है कि शायद इतने साल सरवाइव करने के बाद भी उनका अंत यहीं होने वाला है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जिस मॉन्स्टर को जेसन ने अभी अभी आजाद किया था, वह आगे बढ़ता है। वह बाकी क्रीचर्स की तरफ देखता है और उन्हें इशारा करता है कि इन इंसानों को छोड़ दिया जाए। बाकी मॉन्स्टर्स कुछ पल के लिए जेसन के परिवार को देखते हैं, फिर वे धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और आखिरकार सभी क्रीचर्स समुद्र की तरफ वापस चले जाते हैं। जेसन का परिवार बस उन्हें जाते हुए देखता रह जाता है, लेकिन अब भी उनके सामने एक आखिरी प्रॉब्लम थी, उनका घर। कुछ ही देर बाद उनके घर की जमीन अचानक धंसने लगती है। पूरा स्ट्रक्चर हिलने लगता है और देखते ही देखते उनका पूरा घर जमीन के अंदर समा जाता है। अगर जेसन और उसका परिवार कुछ मिनट और अंदर रहता तो वे भी उसी घर के साथ जमीन में दफन हो जाते। अब उन्हें समझ आता है कि बाहर निकलना सिर्फ सही फैसला नहीं था, बल्कि उनकी जान बचाने का एकमात्र रास्ता था। कुछ समय बाद बारिश भी रुक जाती है। जेसन अपने परिवार के साथ आसपास की दुनिया को देखता है।
लेकिन अब वह जगह वैसी नहीं थी जैसी 5 साल पहले हुआ करती थी। पूरा टाउन लगभग जंगल में बदल चुका था। जहां कभी हाउसेस, रोड्स और इंसानों की एक्टिविटी थी, वहां अब पेड़ पौधे और जंगली जानवर दिखाई दे रहे थे। प्रकृति ने इंसानों के पीछे हटते ही अपनी जगह वापस ले ली थी। तभी जेसन की नजर उसी पड़ोसी की बोट पर पड़ती है जिसे उसने पहले भी देखा था। अब उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, इसीलिए वह जरूरी सामान बोट में रखता है। एन, ग्रेहम और रूथ उसके साथ होते हैं और कई सालों की कैद के बाद आखिरकार पूरा परिवार नई जिंदगी की तलाश में समुद्र की तरफ निकल पड़ता है। जैसे जैसे उनकी बोट आगे बढ़ती है, नैरेशन में फिर उसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। वह बताती है कि उनका परिवार इसलिए बच पाया क्योंकि उन्होंने उस क्रीचर की जान बख्श दी थी। उन्होंने उसे समझने की कोशिश की और बदले में उस क्रीचर ने भी उनकी जान बख्श दी। यानी जिस चीज को इंसान मॉन्स्टर समझ रहा था, वह शायद सिर्फ अपने घर और अपने अस्तित्व की रक्षा कर रही थी। और अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वह नरेटर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थी, असल में वह खुद रूथ थी। वही रूथ जिसने बचपन से इन क्रिएचर्स को महसूस किया था। वही रूथ जिसने सबसे पहले कहा था कि उनमें से एक मॉन्स्टर फ्रेंडली है। अब वह अपने परिवार के साथ समुद्र में आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी उनके रेडियो पर अचानक एक आवाज सुनाई देती है। यह किसी और सर्वाइवर की आवाज थी। इसका मतलब था कि जैसन का परिवार दुनिया में अकेला सर्वाइविंग ग्रुप नहीं था। कुछ और लोग भी इस डिजास्टर से किसी तरह बच गए थे। हालांकि इंसानों की पॉपुलेशन पहले की तुलना में बहुत कम हो चुकी थी और शायद यही उन क्रीचर्स का मकसद भी था। वे इंसानों को पूरी तरह खत्म करना नहीं चाहते थे। शायद वे सिर्फ यह चाहते थे कि धरती के रिसोर्सेज दोबारा खत्म न हो, कि जंगल वापस आ सकें, कि समुद्र और उसके क्रीचर्स फिर से सुरक्षित रह सकें। और इसी के साथ द लास्ट हाउस की मुख्य कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही नई नई फिल्मों की कहानी आसान भाषा में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।